ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास तक हमने मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे अपन। कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने और मैंने आपको बिगिनर बॉक्स 4 करने का बोला था पूरा। तो हाँ, आज बिगिनर बॉक्स 4 डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ऋत्वी का जवाब आ गया, कोई डाउट नहीं, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो बिगिनर बॉक्स 4 डिस्कस करेंगे, प्लस मैं आपको मोशनल ईएमएफ के कुछ और क्वेश्चन जो मुझे बताने हैं वो बताऊंगा। फिर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मेरे पास बिगिनर बॉक्स ओपन करता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बिगिनर बॉक्स के तो सॉल्यूशन आई थिंक सभी भेज दिए थे। सारे ही बिगिनर बॉक्स के भेज चुका हूँ ना मैं सॉल्यूशंस आपको, है ना? पूरे ईएमआई के मैं भेज चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं ऑलरेडी आपको सारे ही सॉल्यूशन भेज चुका हूँ। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं यस। ठीक है, अगर कुछ पेंडिंग दिख रहा हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं भेजी हो तो बता देना, तो फिर एक्सरसाइज भी मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। चलो, मैं मेरे पास मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ, बिगिनर बॉक्स 4 BB4। ठीक है, तो बताओ, BB4 में 12 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन से फर्स्ट पेज है 7 क्वेश्चन। कोई डाउट इन 7 में? फर्स्ट पेज में 7 क्वेश्चन है, इनमें कोई डाउट? क्वेश्चन 2 ऑप्शन BD, क्वेश्चन C। क्वेश्चन 2 में आपको बस ये पता करना है कौन सा हायर पोटेंशियल पर है। तो आपको बताया है मैंने पहले भी कि V क्रॉस B की डायरेक्शन में ईएमएफ आता है। आपको ईएमएफ की डायरेक्शन ढूंढना है बस। तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी उससे आपको हायर पोटेंशियल का पॉइंट मिल जाएगा। आयुष, आपने ये वाला डाउट मुझसे पहले भी पूछा था। ठीक है, A पॉइंट हायर पे होगा कि B पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप बताओ, जल्दी बताओ, आपने क्या पढ़ा है? कौन इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? सर ए बताओ पॉइंट। हाँ बोलो सर ए पॉइंट कैसे, क्यों? सर हमने राइट हैंड का यूज किया था सर। सर उससे एक ही डायरेक्शन आ रही है सर। कैसे, मुझे पूरा सिंपल सा कुछ बोल दो। सॉरी, कुछ सर शॉर्ट हम में राइट हैंड को सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कल करेंगे सर, और जो हमारा राइट हैंड होगा सर वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा थंब का डायरेक्शन आएगा सर वो एक ही तरफ आएगा सर। V क्रॉस B, सिंपल सी बात है, V क्रॉस B निकालना है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, तो V क्रॉस B इधर आएगा तो A हायर पोटेंशियल पे, सिंपल। तो फिर ये डाउट क्यों था आपका? डाउट क्यों था फिर ये? मुझे बताओ, ये क्वेश्चन डाउट क्यों आया? सर उस टाइम सर याद नहीं आ रहा था सर मुझको। तो याद नहीं आ रहा था तो क्या करा उसके लिए फिर आपने? अगर याद नहीं आ रहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है तो याद लाने के लिए कुछ करा? भूख लगती है तो क्या करते हैं अपन? इफ वी आर स्टार्विंग तो हम क्या करते हैं, बताओ? अरे बोलो, भूख लगती है तो क्या करते? खाना खाते, सिंपल सी बात है ना? तो याद नहीं होता है, याद नहीं आ रहा था तो क्या करते? याद करेंगे, सिंपल सी बात है ना? चलो, तो कहने का मतलब समझो, ठीक है? चलो, और थोड़ा मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन आपको जो भी डाउट आए पूछो, उसकी मनाही नहीं है। ठीक है, प्लस ये बताने, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 जो है उसमें कई बार टाइम नहीं निकलता बच्चों से, टाइम फॉर विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो एक चीज ये आपको समझना पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ना लूप जब अंदर जाएगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, क्या हो रहा होगा। जैसे जैसे लूप अंदर जाएगा, ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाउंड्री को मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से हटा के ब्लू कलर की कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे हमको। मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री ब्लू कलर की कर दी, और क्वेश्चन में देखो जो बी है वो ज्यादा दिया है ए से। तो शुरुआत में ऐसा होगा कि ये लूप जस्ट टच करेगा मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री को, जस्ट टच करेगा।
आफ्टरवर्ड थोड़े से टाइम बाद देखोगे तो थोड़ा सा अंदर मूव करेगा ये, लाइक दिस। तो इसका कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आने वाला है, जहां से फ्लक्स आने वाला है। थोड़ा और अंदर मूव करेंगे इसे तो थोड़ा सा और फ्लक्स आने वाला है, ठीक है। जब कब तक फ्लक्स बढ़ते जाएगा, जब ये अंदर मूव करेगा तो फ्लक्स बढ़ते जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक दूसरी बाउंड्री को टच नहीं कर देता। अब इससे मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। इसकी अगली स्टेप से इसको थोड़ा और आगे जब मूव करोगे, जब थोड़ा और आगे मूव करोगे तो क्या वो एरिया चेंज हो रहा है जिससे फ्लक्स लिंक्ड है? बोलो। बस ड्रॉ करके समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, loop is slowly going inside the region of magnetic field and the area from which flux is there is increasing. But after this point, till loop is going to come, this side is going to come within the magnetic field. Area is going to constant. So flux is becoming constant. So ऐसा कुछ फ्लक्स का ग्राफ दिखना चाहिए मुझे। फ्लक्स थ्रू द लूप विथ टाइम, उसका कुछ ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट जैसा हो जाएगा फिर ड्रॉप होगा। कब तक बढ़ेगा? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से यहां फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां से यहां लूप की फ्रंट एज को ध्यान से देखो, फ्रंट एज कितना डिस्प्लेस हुई है? ए। फ्रंट एज कितना डिस्प्लेस हुई है? ए। तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम क्या लगना चाहिए था? ए बाई बी। यहां से यहां जो टाइम लगा होगा दैट शुड बी ए बाई बी। ये समझ में आ रहा है क्या? वी स्पीड से अगर लूप ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ए ट्रेवल करना है फॉर द फ्रंट एज, तो ए बाई बी टाइम लगेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बस तो ए बाई वी टाइम तक पहले फ्लक्स इंक्रीज करेगा, सिमेट्री है, फिर ए बाई वी टाइम में डिक्रीज करेगा। फ्लक्स चेंज होने का टाइम जो है वो 2a बाई वी का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड फॉर 2a बाई वी टाइम, है ना। क्योंकि जब जब फ्लक्स का चेंज होगा तब तक ईएमएफ आएगा, बीच में ईएमएफ नहीं आएगा। अगर आप ईएमएफ का अगर ग्राफ बनाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से वो आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव, देन फिर जीरो, देन फिर पॉजिटिव, कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। ये नेगेटिव होगा इस रीजन के लिए, जीरो होगा फॉर दिस रीजन, और इस रीजन के लिए पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब उसके अलावा फर्स्ट पेज 7 क्वेश्चन तक तो हो गए, मतलब, है ना। 12 तक बताओ, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 तक। नाइन और 9 का ऑप्शन डी। 9 एक मिनट, 9 का ऑप्शन डी, द इंड्यूस ईएमएफ क्लॉकवाइज इन पोजीशन 3। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन सोचना है तो 3 पोजीशन जो है उसमें लूप इज गोइंग आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, एम आई राइट? लूप इज गोइंग आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। इन पोजीशन 3 लूप इज गोइंग आउट। सो व्हाट अबाउट द फ्लक्स? फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब लेंज लॉ क्या बोलता है? अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो किस तरह का इंड्यूस करंट आएगा? लेंज लॉ क्या बोलता है? ये क्रॉस बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट चाहेगा इसे सपोर्ट करना, अंदर ही फ्लक्स बनाना, इस तरह का इंड्यूस करंट आना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मस्ट बी लाइक दिस। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। क्यों नहीं आया क्वेश्चन ये इसमें? आप बताओ क्या करा इसके अंदर मैंने, कैसे सॉल्व करा, क्या लगाया?
आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन लर्न कि हमारी मिस्टेक क्या हो रही है और उस पर हम वर्क कर सके, है ना, और कुछ एम नहीं मेरा। ठीक है, लेंस लॉ लगाया, तो लेंस लॉ से कैसे हो गया आप क्वेश्चन? क्या हम पहले नहीं लगा सकते थे लेंस लॉ? नहीं आया, ठीक है, चलो। आयुष ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आया अभी? नो। अब ये देखो फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, हम लेंस लॉ से इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं? हमको दो चीज देखना होती है, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या थी और वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इज इनटू द बोर्ड एंड इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज लूप इज गोइंग आउट, लूप इज गोइंग आउट, सो ये एरिया कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। सो इनसाइड जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, इनटू द बोर्ड जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट चाहेगा इसे सपोर्ट करना, फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाना चाहेगा, बढ़ता है तो कम करना चाहेगा। अभी फ्लक्स इज डिक्रीजिंग तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करने के लिए अंदर ही फ्लक्स बनाएगा, उल्टा उसी डायरेक्शन फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा करंट आना चाहिए। अरे समझ में आप? ठीक है, चलो। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है डाउट, एक बार मैं देख लो क्वेश्चन नंबर 12। BACD is a fixed conducting smooth rail placed in a vertical plane. PQ is the conducting rod which is free to slide on the rail. A horizontal uniform magnetic field exists in the space if the rod PQ is released from the rail. तो क्या होगा ये पूछा है, तो इसमें डाउट क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, बताओ। सर इसमें हम mg का फोर्स भी कंसीडर करेंगे ना? कोर्स जब ग्रेविटी बोली है उन्होंने तो कंसिडर करेंगे, ग्रेविटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, फिक्स्ड कंडक्टिंग वर्टिकल प्लेन बोला है तो वर्टिकल इसलिए बोला होगा ग्रेविटी के लिए। यस, करना चाहिए। हाँ, ये डाउट था क्या, हो गया क्या, कि और कुछ पूछना चाहते हो? यस सर, क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है, चलो। तो बिगिनर बॉक्स 4 कंप्लीट है ना, बिगिनर बॉक्स 4 हो गया हमारा। अब कुछ क्वेश्चंस में चाह रहा हूं और करवाना, वो करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं जिसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। सो मोशनल ईएमएफ निकालेंगे इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। सो आई हैव अ रॉड, this is a rod of length L, this is a rod of length L, rod is at distance a from the wire and the rod is conducting, it is moving with velocity v like this. So find the EMF, induced EMF in the rod, find motional EMF in the rod, motional EMF in the rod करो, motional EMF इन रॉड। ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन में, एससीबी में भी है, ठीक है। तो कॉमन ही क्वेश्चन दिया है मैंने, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ द रॉड हो गया, करो ट्राई। चलो ऋत्विक का जवाब भी आ गया, देखते ऋत्विक।
तो निमित का भी आंसर आ गया। ओके, ऋत्विक निमित दोनों के आंसर आ चुके हैं। निशित का भी आया, वेरी गुड निशित। मोशनल ईएमएफ हमने अभी तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में निकालना देखा था। So this is a question which actually explains or illustrates to find motional EMF in variable magnetic field. Due to the infinite long wire, we will have variable magnetic field in the region. Okay, from wire, if I go x distance from the wire, then the magnetic field at this location, it will be same for direction parallel to the wire, and that is going to be mu naught I by 2 pi x. Okay, now I can take a small segment here of dx width, and for this dx width, the dx width, magnetic field and the velocity, the dx width, magnetic field and the velocity, these three are mutually perpendicular. So बहुत छोटा सा जो dx width का EMF होगा, that should be equal to BLV, because these three are mutually perpendicular. So by BLV it should be mu naught I by 2 pi x. L is dx, velocity is v. तो ये छोटा सा EMF आ गया हमारे पास in the small section dx. This is the EMF. इसमें कोई डाउट? कभी भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिले हमको तो हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, जो भी हमारा कंडक्टर मोशन कर रहा है उसका एक छोटा सा सेक्शन देखेंगे, छोटे से सेक्शन में छोटा सा EMF निकालेंगे, उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, और EMF इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका बस प्लस माइनस साइन ध्यान रख के एड अप कर दो। अब यहाँ तो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रॉड, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर इज इन सेम डायरेक्शन, तो V क्रॉस बी हर जगह एक जैसी डायरेक्शन में आएगा। ये एंड हायर, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे होने वाला है, और सभी में EMF को जस्ट ऐड कर देना है। तो टोटल EMF के लिए इसे बस इंटीग्रेट कर दीजिए। द डिस्टेंस इज वेरिंग फ्रॉम A to A plus L, दिस इज गोइंग टू बी द नेट EMF, है ना। सो करेक्ट आंसर शुड बी mu naught I by 2 pi b, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, लिमिट लगा दो a plus l upon n, दिस शुड बी द आंसर। चलो, बहुत ही इजी, काफी बच्चों का सही लिख रहा है मुझको आंसर। म्यू वी ln a plus l by a 2 pi, कुछ करंट वरंट भूल गया समझ, करंट नीचे पाई लगाना भूल गया, 2 pi का नीचे, ठीक है। चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने देखा। अब मैंने आपको रोटेटिंग रॉड में भी मोशनल EMF लास्ट क्लास में डिराइव करवाया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा था, तो एक क्वेश्चन उस पर बेस्ड कर लेते हैं हम। आई हैव अ कंडक्टिंग रिंग, दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग, एंड देयर इज अ कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड लाइक दिस, देयर इज अ कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड लाइक दिस, दिस रिंग हैज अ रेडियस L, this ring has a radius L, and ring is placed in the region of uniform magnetic field. There is a uniform magnetic field in the region, and the magnetic field is B. In the complete space, there is uniform magnetic field B. A resistance R is connected between ring, periphery, and the center. From center to periphery, there is a resistance R connected. So if you observe the diagram from top, you will observe a ring like this. There is a conducting rod which is rotated with angular velocity omega. Conducting rod is being rotated with angular velocity omega. ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, and there is a resistance which is connecting periphery of the ring to its center like this. तो रेजिस्टेंस रॉड के मोशन में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, वो ऊपर है, वो रॉड के मोशन में कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। चलो, सिचुएशन समझ में आ गई क्या? सिचुएशन समझ में आई क्या? डायग्राम समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ये रॉड जब मूव करेगी तो रॉड में मोशनल EMF आएगा, बिकॉज रॉड इज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशनल EMF आएगा, EMF आएगा, तो इस और इस पॉइंट के बीच में, पेरिफेरी ऑफ रिंग एंड सेंटर ऑफ रिंग के बीच में EMF है, रेजिस्टेंस से तो करंट आएगा, करंट होगा, सर्किट में करंट आएगा, रॉड में करंट आएगा, ड्यू टू करंट। अब नाउ करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में,
करंट कैरिंग रॉड इज इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो आपको ओमेगा मेंटेन करने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा. नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड टॉर्क नीडेड टू मेंटेन स्पीड, एंगुलर स्पीड of rod. करो try. What is the torque needed to maintain the angular speed of the rod? करिए जल्दी से. चलो अटेम्प्ट करिए जल्दी से आप लोग. पर मेरे पास एक आंसर आ गया दक्ष का. दक्ष नहीं बेटा, डायमेंशनली इनकरेक्ट आंसर. When rod is rotating, there will be EMF in the rod. The direction of EMF will be along V cross B. B is upward. Velocity is going to be in tangent direction. So V cross B is going to like this. So EMF is like this. कितना होगा EMF? The magnitude of induced EMF कितना आएगा? B omega L square by 2. Last class में पढ़ा है हमने. B omega L square by 2. Now this EMF is making the periphery of ring is at higher potential. So from this higher potential to lower potential, there will be induced current. Direction of induced current is like this, and that induced current is going to be EMF on resistance. So there is an induced current in this rod in this direction. There is induced current in the rod in the shown direction. क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो, आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन समझ में आई? यस, ओके. नाउ ये जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा ना, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एंड दैट मस्ट बी डायरेक्टेड लाइक दिस. वो आई एल क्रॉस बी का जो फोर्स है वो कुछ ऐसा आएगा. मैग्नीट्यूड विल बी आई एल बी बिकॉज द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर. Length vector is in plane and the magnetic field is out of the plane. Magnetic field is out of the plane. So the force is going to like this. Force इस तरह से लग रहा है. अच्छा, this ये पूरी रॉड में एक जैसा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसी है. So I can show this force at the center of the rod. उसको हिंज पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पे हम शो कर सकते हैं. हिंज पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पे शो कर सकते हैं. Am I right? बिकॉज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरी रॉड पे.
और बस ये जो फोर्स है इसकी वजह से सेंटर के बाद टॉर्क लग रहा है, उसके ही अगेंस्ट आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। आपका एक्सटर्नल टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को ही बैलेंस करेगा, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बोलो ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जो भी मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है बस उतना ही आपका एक्सटर्नल टॉर्क होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना लिख सकते हैं? द फोर्स इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट, दैट इज L/2। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क इट शुड बी ILP into L/2। बस I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर। सो I की वैल्यू है हमारे पास AMF विच इज B ओमेगा L²/2 अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज करंट L into B into L/2। दिस इज योर आंसर। Just rearrange this expression. This is your answer. Is this clear? Are you able to understand the complete situation? Same situation हमने स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ रॉड में करी है, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ रॉड में भी सेम टाइप की चीजें करी है। ठीक है, अब जैसे मैंने वहां पर कई सारे वेरिएशन बताए थे ना, मैंने बोला था पहले तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ रॉड मेंटेन करने के लिए फोर्स पूछा था, यहाँ टॉर्क पूछा। वहां मैं बोल सकता, वहां मैंने आपको फोर्स कांस्टेंट लगा दिया था और पूछा था वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ सकता हूँ। मैं कांस्टेंट टॉर्क से पुल करने लग जाऊँ रॉड को और पूछ लो आपसे कि क्या ओमेगा आएगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ पा रहे हो? सेम टाइप की सारी चीजें अपन यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। बोलो क्या है, समझ में आ रहा है? ओके यस, चलो ठीक है। इसमें यहाँ पर बैटरी लगा सकता हूं मैं, तो बैटरी से करंट आएगा, करंट से रॉड घूमने लग जाएगी। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सब रोटेशन में कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सब कुछ वापस से तो नहीं कराने वाला, हम समझ गए कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन रुकते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये सब हटा रहा हूं मैं, एक मिनट। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इन दिस कॉजेस हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ एंड द अदर कॉज वाज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मोशनल ईएमएफ हमने अच्छे से कवर कर लिया। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? व्हेनेवर अ कंडक्टर इज इन मोशन इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ हमारा ध्यान है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। विद एन एग्जांपल हम जानते हैं दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग, दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग। मैं थोड़ा सा इसको थिक ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके अंदर की सिचुएशन आपको कुछ बतानी है, इसलिए इसको मैं थिक ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग। ओके, this conducting ring is placed in the region of magnetic field. This conducting ring is placed in the region of magnetic field. Magnetic field is uniform. Magnetic field is uniform over the space, but it is changing with time. There is some rate of change of magnetic field. dB by dt is non-zero. So magnetic field is changing with time. For time being, let us assume that magnetic field is increasing with time. B is increasing with time. So B is increasing with time. It means the flux associated with this ring is going to change. Flux is going to increase, and if flux is going to increase, there should be some induced EMF, isn't it? हमने पढ़ा है Faraday's law में, if there is rate of change of flux, then there must be some induced EMF, होना चाहिए ना? चलो ऋत्विक तो बोल रहा है yes.
अब उसका कॉज नहीं पता हमको, हम उसके कॉज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता है, वी नो दैट व्हेन देयर इज सम चेंज इन फ्लक्स सम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर. Okay, so now some induced EMF will be there, and if there is some induced EMF, because this is a complete ring, there will be induced current. There is induced EMF, so there is some induced current. अब induced current की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने B इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ ऐसा एज्यूम कर लिया. मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. सो आयुष जल्दी से बताओ, आयुष मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? आयुष, magnetic field is into the board and it is increasing with time. So आयुष बताएगा कि induced current किधर आना चाहिए, जल्दी बताओ आयुष. induced current इस डायरेक्शन में आएगा एंटी क्लॉकवाइज और ऐसा आएगा क्लॉकवाइज. सौरभ का जवाब आया है. आयुष बताओ, पार्थ का भी आया है. क्या सीखा है हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए? अनीश का भी आंसर आया है, ठीक है. आयुष आप के लिए इंतजार कर रहा हूं मैं. बोलो, बस पहले तो मुझे ये बता दो हमने सीखा क्या है. हाउ वी विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये बता दो मुझे. बहुत टाइम लगा रहे हो आयुष, कुछ तो जवाब दो. आयुष बोल रहा है याद नहीं आ रहा है. हमने आज ही करा है, आपके डाउट सॉल्व करते समय हमने सीखा था. याद करो, मैंने आज ही डाउट्स में अपने डिस्कस करा है. कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? निमित बता सकते हो क्या? माइक ऑन करके मतलब बोल सके जो. हाँ सर, इसको लेंज लॉ से करेंगे. लेंज लॉ से क्या बताएंगे बताओ. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द बोर्ड है, तो ठीक है. लेंज लॉ के थ्रू वो जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसा जनरेट होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट आए. अपोजिट क्यों चाहूंगा मैं? बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग विद टाइम. ठीक है. हाँ सर. दो चीजें देखना पड़ती है, दो चीजें ध्यान देना पड़ती है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो अगर वो इंक्रीज हो रही है, जो भी फील्ड की डायरेक्शन है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है. और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको सपोर्ट करती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो उसको अपोज करना है, उसके उल्टा आपको करना पड़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो उसका अपोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी. अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल से ऐसा करंट आना चाहिए. आई क्या बात समझ में? तो ये जो करंट की डायरेक्शन आएगी इंड्यूस करंट की, वो हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो देयर शुड बी एंटी क्लॉकवाइज करंट. बोलो, ये समझ में आया क्या? है ना? तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा है कि अगर एक कंडक्टिंग रिंग को हमने इस तरह से प्लेस करा एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो वी ऑब्जर्व दैट देयर इज सम इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग. Now, by our knowledge of current electricity, if there is some induced current, then in the conducting ring, there will be motion of charged particles. Definitely, conducting ring, हम normal conducting ring लेंगे, तो उसमें electrons का motion होगा. There must be motion of electron within this conducting ring. If I observe electrons in the conducting ring, they will be in motion because current is rate of loss charge. ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मोशन कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट.
तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, एम आई राइट? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रिफ्ट होंगे, है ना। अब कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल्स जो फ्री टू मूव होते हैं, उन्हें ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप ही मूव करने लगेंगे? बोलो, क्या अपने आप ही मूव करने लगते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है हमने? नो, अपने आप नहीं मूव करते। क्या चाहिए होता है इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, बिल्कुल सही। वी नीड सम इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड सम फोर्स so that these electrons are going to move, and that force must be provided by some electric field. चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स फील करते हैं, सो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ऐसे हो रहा है, these are electrons, electrons are negatively charged, उनका मोशन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, there must be some electric field here, that electric field is called induced electric field। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इस पूरे रिंग में, which is causing these electrons to move, am I right? हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, if a conductor is having a flow of current, flow of charges, there must be some electric field within the conductor which is causing the free charges to flow. So these free electrons are moving, that should be caused by electric field. So when there is some changing magnetic field, it will create some electric field, and this electric field can explain the induced current. ये electric field explain कर सकती है induced current को, आ रहा है समझ में? Okay, so whenever there is some magnetic field which is changing with time, it produces induced electric field, and this is used to explain the induced current. इससे हम induced current explain करते हैं। तो मोशनल ईएमएफ एक तरीका था ईएमआई एक्सप्लेन करने का, दूसरा तरीका है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कब यूज करते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी विथ टाइम। विथ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन एक्सप्लेन द इंड्यूस करंट। तो अब हमने ये एस्टैब्लिश करा, whenever there is some changing magnetic field with respect to time, it creates induced electric field। ये सेंटेंस लिख सकते हो, whenever there is a changing magnetic field with time, it creates induced electric field। A time varying magnetic field creates induced electric field। A time varying magnetic field creates induced electric field। A time varying magnetic field creates induced electric field, and with help of this induced electric field we can explain the EMF generated in this situation। okay, यहां तक चीजें सबको क्लियर? यहां तक चीजें समझ में अच्छे से? तो मोशनल ईएमएफ एक तरीका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करने का, वो हर केस में नहीं होता। देयर आर सम केसेस लाइक दिस इन विच there is no motion of conductor involved, conductor is at rest, but the magnetic field is changing with time। So whenever magnetic field is changing with time, it creates induced electric field, and that electric field is responsible for the induced current। okay, now अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई है? आप जरा ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। The direction of electric field is same as the direction of induced current, isn't it? देखो अच्छे से, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आ रही है ना ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक है, सपोज हमने एक ऐसा रीजन लिया मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कुलर सिमेट्रिक था। सर्कुलर सिमेट्रिक का मतलब हमने एक सोलेनॉइड ली थी, मैं कहीं पे साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। हमने एक सोलेनॉइड ली थी, तो सोलेनॉइड के अंदर सर्कुलर सिमेट्री होगी। यहां पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी। अगर हम सोलेनॉइड को ऐसे सामने से देखेंगे फ्रॉम दिस साइड, सो आई विल ऑब्जर्व अ सर्कल
उस सर्कल में मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, सही बात है क्या? और वो मुझे सर्कुलर सिमेट्रिक दिखेगी, मतलब कि सर्कुलर रीजन में मुझे एक जैसा दिखेगा। सेंटर पे जैसी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में इधर चेंज होगी, इधर भी वैसे ही एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे सर्कुलर सिमेट्रिक अज्यूम करी, सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो देयर इज नो रीजन फॉर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डिफरेंट एट दिस लोकेशन। सब जगह एक जैसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आई उतनी यहाँ भी आएगी, उतनी यहाँ भी आएगी, उतनी यहाँ भी आएगी, उतनी यहाँ भी आएगी। इनफैक्ट अब पूरे लूप जैसा दिखेगा आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई शुड ऑब्जर्व एन लूप। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को जोड़ दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिख रही है? एक सर्कुलर लूप। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिख रही है? सर्कुलर लूप में। दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट अ लूप। समझ में आ रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है ये। दिस इज वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी because we have studied electrostatics and there we have specifically said that the electric field cannot form closed loop, but this electric field is creating a closed loop. Why? Because this is something different. This is not created by charges. In electrostatics charges were at rest और charges rest पर है, वो electric field create करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज ही अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको अपन एक अलग ही नाम से अपन प्रोनाउंस करते हैं। हमेशा इसके बारे में बात करते हैं तो नाम ही अलग बोलते हैं, इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहते कभी भी, इसे हमेशा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सेंटेंस साथ में बोला जाता है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि समझ में आ रही है ना? मैं इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा सबसे, मैं स्पेसिफिकली बार बार बोल रहा हूँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिखते समय भी मैंने IN लिखा है सब्सक्रिप्ट में, ठीक है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये सर्कुलर लूप क्रिएट कर रही है एंड दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। हम सब प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है? Induced electric field is a non-conservative electric field. Induced electric field is a non-conservative electric field. मैं कैसे बोल रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव है? बिकॉज जब मैं राउंड लूप पाथ पे एक चार्ज को मूव कराऊंगा on a round loop path, the work done by this electric field is going to non-zero. Why? Because E induced into charge, this is going to be the force, and पूरे पाथ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन है, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो नॉन जीरो वर्क आएगा ऑन द राउंड लूप पाथ। वर्क डन ऑन चार्ज इज नॉन जीरो, नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डिपेंडेंट on path, work is dependent on path। लिखते हैं वर्क डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ पे डिपेंडेंट होगा वर्क, इसका अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क आएगा, राउंड लूप पाथ पे वर्क जीरो नहीं आएगा। क्या है समझ में आ रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, ठीक है। नाउ अब क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इंड्यूस्ड है इसकी वजह से पोटेंशियल लिख सकता हूँ क्या? कैन आई डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? Can I define potential energy for this electric field? बोलो, can I define potential energy for this electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइन करते हैं क्या? इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं मैं?
तो 10 का आंसर आ गया, रचित ऋत्विक का आ गया, और कोई आंसर? आयुष ने डैश लिखा है, मतलब निमित का नो आया, ठीक है। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज नॉन कंजर्वेटिव. We cannot define potential for this. No potential or potential energy can be defined. No potential or potential energy can be defined. ठीक है, इसके लिए अपन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते. क्या होता है फिर इसके लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो समझते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसके अपन ईएमएफ डिफाइन करते हैं. कैसे? चलो, ईएमएफ के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ती है. ईएमएफ के ना इतना आसानी से समझ नहीं आता है, उसके लिए ट्रिक लगाना पड़ती है. तो मैं ट्रिक लगा रहा हूं. मैंने रिंग को यहाँ कट कर दिया, मैंने रिंग को कट कर दिया, रिंग को कट कर दिया. क्यों कट करा? जिससे इसमें इंड्यूस करंट नहीं आए. क्यों कट करा? जिससे इंड्यूस करंट जीरो हो जाए, जिससे इंड्यूस करंट जीरो हो जाए. क्या होगा इंड्यूस करंट जीरो होने से? अब ये ओपन सर्किट हो गया. जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो दिखेगा लूप में, वो ओपन सर्किट में हो गया. तो ओपन सर्किट में दो पॉइंट के बीच में जो ईएमएफ होता है वही उनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. एक सेल जब ओपन सर्किट में होता है, एक सेल जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है. ये बात समझ में आ रही है क्या? जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है. तो मैंने ओपन सर्किट करने की कोशिश करी, इसलिए मैंने कट लगा दिया. कट लगाने से क्या हो जाएगा? अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का ईएमएफ हो जाएगा. ये समझ में आई क्या बात? है ना? चलो, बच्चे बोल रहे हैं यार. ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिएगा. अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही क्यों? पहली चीज तो ये. तो मेरे ये कट करने से, मेरे ये कट करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड को पता चलेगा कि मैंने कट कर दिया है? मैंने अगर रिंग कट कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड कोई इंटेलिजेंट है क्या जो उसको पता चल जाएगा कि मैंने कट कर दिया है? नहीं ना, सिंपल सी बात है, नहीं पता चलेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बिल्कुल वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी जैसा पहले कर रही थी. मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सेम टाइप से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी. एम आई राइट? यस. तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स लगेगा, सेम मोशन की टेंडेंसी आएगी. तो सब इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहे हैं ऐसे घूमने की, सब इलेक्ट्रॉन ऐसे कोशिश कर रहे हैं घूमने की, लेकिन घूम के यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, घूम के यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे तो नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा. यहाँ नेगेटिव बिल्डअप होगा तो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा. ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव there must be some electric field created in opposite direction. Due to this positive and negative there must be some electric field created in opposite direction. और ये जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कंजर्वेटिव होगी और वो एग्जैक्टली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगी जब तक वो इंक्रीज होते जाएगी. यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कंजर्वेटिव है, जो एग्जैक्टली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देगी. जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स रहेगा और इलेक्ट्रॉन है ना एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो एक्यूमुलेट होने से जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वो और इंक्रीज होती जाएगी. समझे क्या ये बात? जब हम फाइनल इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्व करेंगे तो इतना चार्ज का बिल्डअप हो जाएगा कि एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई ड्यू टू दिस चार्जेस एंड दैट कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हर लोकेशन पे अब अपन को फ्लो नहीं दिखेगा चार्ज का. ये समझ में आ रहा है? हम निमित पूछ रहा है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई. बात करी ना अपन ने, चार्जेस बिल्डअप हुए, चार्जेस ने प्रोड्यूस करी. ये प्लस माइनस चार्ज जो बिल्ड हुए, इन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी. वो चार्ज पूरे कंडक्टर में ऐसा बिल्ड होंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए. तो ये हाँ, आयुष बोल रहा है द कट एंड बिकम लाइक द कैपेसिटर. हाँ, कुछ उस तरह से बोल सकते हैं, कुछ उस तरह से बोल सकते हैं.
ठीक है, चलो क्या पूरा प्रोसेस समझ में आया? अभी पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है सबको? चलो आयुष का तो रिप्लाई आया है, बाकी सबका है ना? मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं चाहता था ईएमएफ निकालना, तो ईएमएफ निकालने के लिए, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ निकालना, तो वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कट लगाया। जब मैं कट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर चार्ज का बिल्डअप दिखने लग जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे अभी भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो था, उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होने लग गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी होगी, तब तक क्रिएट बढ़ती जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ जाए। जब हम इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्व करेंगे तो एट एवरी लोकेशन जितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकता हूँ। तो इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कैन बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दैट कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मान लो ये पॉइंट 2 था, ये पॉइंट 1 था, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पोटेंशियल चाहिए, तो 2 to 1 में मूव कर जाऊंगा। 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पोटेंशियल चाहिए तो 2 to 1 में मूव कर जाऊंगा, और 2 और 1 बहुत क्लोज है, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पोटेंशियल इस पूरे लूप का ईएमएफ होना चाहिए, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी ईएमएफ इन द लूप, है ना? ऑलमोस्ट कंप्लीट लूप ही हो गया, तो ईएमएफ इन द लूप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वो ऑलमोस्ट पूरे लूप का, ये 2 के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे लूप का ही हमें ईएमएफ दे देगा, ईएमएफ इन लूप। अच्छा, एक चीज और देखो, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन इक्विलिब्रियम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है। इन इक्विलिब्रियम द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज एक्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये चीज समझ में आई क्या? इक्विलिब्रियम में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्जैक्टली माइनस ऑफ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो माइनस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा ई इंड्यूस्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और 1 और 2 पॉइंट बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट 2 से 1 जाना मतलब पूरे लूप में इंटीग्रेट करना, 1 और 2 पॉइंट बहुत क्लोज थे, तो 2 से 1 जाना मतलब ऑलमोस्ट पूरे लूप में इंटीग्रेट करना। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है? ये इक्वेशन समझ में आई? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस between these two terminals, potential difference can be defined for conservative electric field. That potential difference should be the conservative electric field minus E dot ds करके निकाल सकते हैं potential difference. Now this conservative electric field is exactly equal to negative of the induced electric field. So minus E conservative is induced electric field, और potential difference between the point 1 and 2 is the EMF in the loop. तो ये टर्म EMF in the loop हो गया, इसको मैंने induced electric field के टर्म में कर दिया, तो मुझे ईएमएफ इन द लूप के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। लूप में ईएमएफ चाहिए तो लूप में ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन कर लो। आ रही इक्वेशन समझ में है? चलो आयुष को तो क्लियर है, बाकी सब बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से। निमित भी बोल रहा है क्लियर है, ठीक है। तो वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस or induced electric field, but we have derived an expression which is telling us that the line integral of induced electric field over some path is giving you EMF in that path. हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव होती है ना उसका किसी पाथ पे इंटीग्रेशन करें, माइनस साइन लगाए तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, पर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम चीज करें विदाउट नेगेटिव साइन तो वहां का ईएमएफ मिल जाता है। फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ पाथ उसका लाइन इंटीग्रेशन आपको उस पाथ में ईएमएफ दे देता है। ये अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है? ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पाथ पे लाइन इंटीग्रेशन आपको उस पाथ का ईएमएफ दे देता है। तो वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस, बट वी कैन फाइंड ईएमएफ फॉर दिस। ये नोट करो अच्छे से।
कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बताइए। कुछ डेप्थ वाले पॉइंट्स है यहाँ पर, है ना, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो आपको तो बता दीजिए। चलो सबको क्लियर है? तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? whenever there is some magnetic field changing with time, it is creating some induced electric field, and this induced electric field is non-conservative. It is in form of loops के फॉर्म में डेवलप होती है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आप इंड्यूस करंट की लेंथ लॉ से डायरेक्शन निकालो, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। No potential or potential energy can be defined for this electric field, but we can find out EMF in particular path by finding out work done or line integral of induced electric field over that path. चलो क्या यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर? किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि चलो क्लियर है। ठीक है, ओके। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कब क्रिएट होती है, बहुत सारी बातें कर ली अपन ने, है ना। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करते, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका ये फाइंड करते, और किन पे डिपेंड करेगा ये बातें करते। ठीक है, तो ये सब चीज मैं हटाने वाला हूं। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करते। तो मेरे पास लिखा हुआ है, एक डाउट है, हाँ बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मोशनल ईएमएफ में भी इंड्यूस हुई थी, तो इसमें मोशनल ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? मोशनल ईएमएफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना, वो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अगर आपने ध्यान दिया हो मोशनल ईएमएफ में, वहां पर भी हमें चार्जेस का एक्यूमुलेशन बताया था, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। दैट वाज कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझे? मोशनल ईएमएफ जब पढ़ा था हमने, तो वहां कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी। वहां पर भी ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ था ना, यही तरीके से अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था, और पोटेंशियल डिफरेंस को बाद में ईएमएफ बोल दिया था अपन ने। ओपन सर्किट कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ। तो ये ओपन सर्किट कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ, ये तुम्हारे लिए नई बात नहीं थी, ये तो कई बार कर चुके हो। ठीक है, और आपने जब मोशनल में पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से आया था। अब क्लियर? चलो क्लियर है, वेरी गुड। वहां कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ओके, तो सब मैं हटा रहा हूं। अब हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, मतलब एक तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो हर किसी सिचुएशन में हम नहीं निकालेंगे, कुछ सर्टन सिचुएशंस ही है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं हमको, तो उन्हीं सिचुएशंस का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। क्या आप लोगों की क्लास में क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास? आज सुबह दूसरी क्लास में पढ़ाया था तो मेरे पास एक डाउट और आया था, आप लोगों की क्लास में नहीं आया। ठीक है, तो मैं इम्प्लांट नहीं करना चाह रहा आपके माइंड में वो डाउट। थोड़ा सा सोचना, आज जो भी अपन ने लेक्चर में पढ़ा ना, अपन ने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जब देखा, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वहां पे कुछ ऐसी चीज है जो आपको एक्स्ट्रा चीज मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे रह के नहीं बताऊंगा, आप सोचोगे तो बताऊंगा। ठीक, चलो। अब सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन्स में, सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन्स में मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड in circular symmetric regions, in circular symmetric regions, in circular symmetric regions, magnitude of induced electric field in circular symmetric regions. So I have a circular region which contains magnetic field.
there is magnetic field in this region. How we can obtain such kind of region? So we can have solenoid, and solenoid can easily create magnetic field in this circular kind of region. ठीक है, सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड बना सकती है, और वो सिमेट्रिक होगी, उसमें रेडियल डायरेक्शन में जाने में मुझे कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं. एज्यूम देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन एंड आउटसाइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है. ये बात समझ में आई? देयर इज अ रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. ठीक है, and the region of magnetic field is having a radius r. There is r radius जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब मुझे इस रीजन में मुझे पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिमेट्री आई कैन इवन से दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी सर्कुलर लूप्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप्स में होना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन सर्कुलर लूप्स. बोलो, इसमें कोई डाउट? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन सर्कुलर लूप्स. बाहर भी होगी, मुझे नहीं पता कितनी होगी, अभी मैंने मान लिया बाहर भी है, मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा मैंने एज्यूम कर लिया बाहर भी है, तो बाहर भी है जैसा लूप दिखा दिया, और भी लूप दिखा सकते हो आप. ठीक है, नाउ दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला अगर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाता हूं मैं, यहां अगर उसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला ई है उसका मैग्नीट्यूड. सो ऑन एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल मैग्नीट्यूड मुझे सेम दिखना चाहिए. सही बात है क्या? ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम दिखना चाहिए. बोलो. आज थोड़ा सा ना लॉजिकल चीज चल रही है तो आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ठीक है, क्या ये समझ में आया? मैंने सर्कुलर सिमेट्री ली है, तो यहां अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में ई इंड्यूस बोलता हूं तो इस पूरे सर्कुलर पाथ पे हर जगह मुझे सेम मैग्नीट्यूड दिख रहा है. चलो सेम दिख रहा है, बच्चे बोल रहे हैं. अब इस पूरे पाथ पे फैराडेज लॉ से मैं अगर ईएमएफ निकालूंगा, ईएमएफ ऑन दिस पाथ, ऑन दिस लूप, तो वो होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज. मैग्नीट्यूड देखे तो बी इंटू जो भी एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स होगा, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ दिखेगा. सही बात है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, है ना. तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी. बट हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि ई इंड्यूस का इस पूरे पाथ पे लाइन इंटीग्रल ही इस लूप में ईएमएफ होता है. ईएमएफ इज ऑल्सो इक्वल टू लूप के अलोंग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं लाइन इंटीग्रल कर दूं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वह डीएस वेक्टर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लूप के अलोंग. सही बात है क्या? ईएमएफ इन द लूप वॉज ई इंड्यूस्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर द लूप. अब ई इंड्यूस पूरे लूप पर सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमेशा इसी डायरेक्शन में है. तो ई इंड्यूस डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये मुझे मिलेगा ई इंड्यूस इंटू 2 पाई आर. राइट? ये चीज समझ में आई क्या आपको? है ना. तो वहां पर लूप के लिए ई इंड्यूस डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करोगे, ई इंड्यूस सब जगह एक जैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा अलोंग टेंजेंट है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई इंड्यूस इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. ई इंड्यूस कांस्टेंट बाहर निकाला, डिस्प्लेसमेंट का लूप पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर बाय फैराडेज लॉ अपन ने फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ लिख दिया. तो यहाँ से देखो आपको ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड मिल गया. 2 पाई आर से अगर डिवाइड करो, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाय 2 डीबी बाई डी टी. ई इंड्यूस इज आर बाय 2 इंटू डीबी बाई डी टी. वी हैव डिराइव्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमने डिराइव कर दिया. इज दिस क्लियर?
तो इन अ सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन में सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे यहाँ इंड्यूस कितना क्रिएट होता है, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो बच्चे बोल रहे ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये मैंने इनसाइड निकाला, मैंने जो रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके अंदर निकाला। तो हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से स्मॉलर था। कैपिटल आर वाज द बाउंड्री रेडियस ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So this induced electric field is for small r which is less than capital R inside the region of magnetic field हमने induced electric field निकाली। अब आउटसाइड निकालते हैं। आउटसाइड अगर हमारी रेडियस बड़ी हो जाएगी कैपिटल आर से, सो यहां पर भी सिमेट्री है, यहां पर भी हम ये तो बोलेंगे ना कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे आएगी वो हर पॉइंट पे एक जैसी होगी। तो ई इंड्यूस डॉट डिस्प्लेसमेंट का पूरे लूप पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ईएमएफ इन द लूप, उसको फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज लिखोगे आप, बट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट ओवर द लूप, and this expression is going to again E induced into 2 pi r by all logic are same, so E induced into 2 pi r ही आना चाहिए। now flux क्या होगा, for this big loop the flux is only in this region, only capital R radius of flux है, only capital R radius of flux है। तो यहाँ जो flux लिखोगे आप वो लिखोगे B into pi capital R square, am I right? देखो भाई यहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इस कैपिटल आर रेडियस के रीजन में है, तो इसी रीजन के अंदर जो फ्लक्स है वो लिखना पड़ेगा मुझे। तो इंड्यूस ईएमएफ बाय फैराडेस लॉ बी इनटू पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। सो ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर, दिस इज गोइंग टू बिकम पाई आर स्क्वायर इनटू डीबी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया इज नॉट चेंजिंग, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सो दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग मी that E induced, pi से pi cancel, r square by 2 times small r into dB by dt. Outside the circular region भी induced electric field के लिए रिलेशन आ गया, induced electric field के लिए रिलेशन आ गया, देख पा रहे हो अच्छे से, क्लियर हो रहा है सब ये? चलो कहीं भी कोई डाउट हो तो देख लो, हमने क्या पढ़ा एक बार इधर शॉर्ट में बता देता हूं मैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके शॉर्ट में बता देता हूं। आई हैव अ सोलोनॉइड, ठीक है, सोलोनॉइड में करंट है, एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो करंट के इंक्रीज होने से क्या होगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलोनॉइड की वजह से, दैट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ऐसे लूप्स क्रिएट होंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वो हमने डिराइव करा एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो अंदर अंदर देखोगे तो इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर जाके देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एकदम सरफेस ऑफ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? देयर इज अ सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड थी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। So due to this changing magnetic field, induced electric field is created. Induced electric field कैसे loops create होंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो है induced electric field का वो सेंटर पे 0 होगा, रेडियल डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, सरफेस पर आओगे, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस पे आओगे, वहां सबसे ज्यादा आपको induced electric field दिखेगी मैग्नीट्यूड में। उसके बाद वो 1/r का फंक्शन है, ये देखो ये 1/r का फंक्शन है, ठीक है।
तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो समझ रहे हैं। क्या है सिचुएशन समझ में आ रही है? सभी चीज देखो अच्छे से। चलो समझ बोल रहा है यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट सीखे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, है ना। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे अपन। मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है, पर वो मैं आज काफी हो चुका है अपना, तो आज इतनी चीजें ग्रास्प करो अच्छे से। तो आज क्या क्या पढ़ा अपन ने? हमने शुरुआत में मोशनल ईएमएफ निकालना सीखा इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैंने आपको एक रॉड का क्वेश्चन दिया था, विच इज रोटेटिंग ऑन अ लूप, रोटेटिंग ऑन अ रिंग। तो उस रॉड को रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ रहा था, है ना। वो टॉर्क क्यों लगाना पड़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है, उसको बैलेंस करने के लिए। और उस क्वेश्चन को कॉपी, वो हमारा एक रॉड का क्वेश्चन करा था ना हमने, रेल्स पर, हॉरिजॉन्टल रेल्स पर रॉड चल रही है, तो वहां जितने केसेस देखे थे वो सारे कॉपी पेस्ट यहाँ हो सकते हैं। वहां लीनियर मोशन में जितने केसेस थे, यहाँ एंगुलर मोशन में सारे कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। ये अपन ने आज शुरुआत में बात करी। उसके बाद फिर हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। whenever there is a change in magnetic field with time, it generates induced electric field, and this induced electric field is something different, that is not like common electric field जो charges create करते हैं, ये कुछ अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। this electric field is non conservative, this is in circular loops, we cannot define EMF, we cannot define potential for this electric field, we can define EMF for this electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर हमने समझने की कोशिश करी, इसका मैग्नीट्यूड डिराइव करा इन अ सिंगल सिचुएशन, इन अ सर्कुलर सिमेट्रिक सिचुएशन। ठीक है, चलो तो आज जो भी अपन ने पढ़ा है उसको ग्रास्प करो अच्छे से, रिवाइज करो। इसी से रिलेटेड एक चीज मेरे को और बतानी है, पर मैं आज रुक रहा हूँ, आज यहीं पर रुकते हैं अपन। बिगिन बॉक्स 5 कंप्लीट हो जाएगा आपसे, बहुत इजी है, सिर्फ 5 क्वेश्चन से, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे 5 क्वेश्चन करने में। आज पूरा कर लीजिए, समझ में आ रहा है? बिगिनर बॉक्स 5 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? ओके, अच्छा, अब कल वेडनेसडे है, हमारी डाउट क्लास है, हमें एससीबी के 40 क्वेश्चन डिस्कस करना है, प्लस 1 2 3 4 के जो भी एमईसी के बचे हुए क्वेश्चन थे, और कैपेसिटर के बचे हुए क्वेश्चन करना है। तो बच्चे बहुत कम आते हैं डाउट क्लास में, है ना, शायद आपके डाउट ही नहीं रहते होंगे, या जो भी रीजन है, डाउट नहीं रहते तो बहुत अच्छी बात है। और अगर क्वेश्चन कर नहीं रहे हो तो करो यार, है ना, क्वेश्चंस करो अच्छे से। मैं पहले 1 2 3 4 कंप्लीट कराऊंगा एमएससी की, उसके बाद फिर अपन एसटीवी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अगर आप क्वेश्चंस कर नहीं रहे हो तो करिए क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी चीजें याद होती जाएगी, ठीक है। तो आपको जो असाइनमेंट मिल रहे हैं, रेस वगैरह है, तो वो सब करो, तो आपको सब चीज याद होती जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको दिमाग जोर डालना पड़ेगा, कॉपी खोल के देखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, उतनी आदत होती जाएगी। चलो, और बस फिर आज यहाँ रुकते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। अब मेरे पास डाउट आ रहा है अमन का, बड़े दिनों बाद अमन का कोई मैसेज आया। पहली चीज तो ये अच्छा लगा कि यार अमन का कोई मैसेज आया। कोचिंग ऑफलाइन कब से होगी? देखो, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करने के लिए। तो हाँ, मैं 10 मिनट टाइमिंग और डिटेल्स की बात करूंगा, 1 मिनट। तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए अभी गाइडलाइन कोचिंग की नहीं आई है, स्कूल्स के लिए आई है, और वो इम्प्रैक्टिकल है फॉर अवर, हमारे लिए वो इम्प्रैक्टिकल है भाई। हफ्ते में आपको 2 दिन बुलाओ, और एक बच्चे को 1 दिन बुलाना है। 12th की क्लास 2 दिन लगाओ, 11th की क्लास 2 दिन लगाओ, 12th की जितने बच्चे हैं उनको आधे आधे बांट के बुलाओ, तो वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है ना, वो अपन लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अमन की तबीयत खराब थी, बैकलॉग हो गया, तो कवर करने की कोशिश करो। अब डीसीएस का टाइम, अब कल मेरा ना दोपहर में भी कुछ क्लासेस वगैरह है, तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मैं 2 बजे से थोड़ा पहले ले सकता हूँ डीसीएस, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। आप यूं समझ लो कि मैं आफ्टर, आप मॉर्निंग में तो आप लोग की कोई क्लास है नहीं, तो मैं हो सकता है कि 12:30 के बाद कभी भी डीसीएस ले लो, चलेगा? या हो सकता है कि आपका सुबह ही डीसीएस ले लो, ठीक है। तो आप लोगों ने 9:30, मॉर्निंग 9:30 पे एक बार ग्रुप जरूर चेक करना। मॉर्निंग 9:30 पे मैं आपको मैसेज कर दूंगा, हो सकता है 10:30 से आपका डीसीएस ले लो, ठीक है। चलो ओके बच्चों, जो भी रहेगा डीसीएस का टाइम मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सर सुबह थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे, हाँ क्वेश्चंस और कर लीजिएगा। सर सुबह स्कूल है, अच्छा
तो अब डीसीएस का एक्चुअली देखो मेरी दोपहर में क्लास है 3 से 4, और उससे फिर डीसीएस एकदम शॉर्ट में कट करना पड़ता है। और फिर आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम फिर क्या रहेगा बताओ? 1:30 से कर ले फिर। हाँ चलो ठीक है, तो कोशिश करता हूँ मैं दोपहर का ही रखने की, है ना? कल अपन में एक बार मैसेज और कर दूंगा, ठीक? चलो मिलते हैं। हाँ 1 बजे से भी ट्राई करता हूँ, अगर 1 बजे से हो जाए तो। ओके, तो अभी रुकते हैं अपन, होमवर्क बता दिया है वो करके लाइए। चलो बच्चों, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।